नमस्कार। जी बिजनेस की खास पेशकश एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन सीजन 2 के इस नए एडिशन में आपका स्वागत है। हम हर हफ्ते आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हो रहे हैं। ओमिक्रॉन से बदलते समीकरण के बीच एमएसएमई सतर्क हैं और आज हम हेल्पलाइन में स्मॉल बिजनेसेस के एक अहम मुद्दे डिलेड पेमेंट्स पर फोकस करने वाले हैं ताकि मुश्किल दौर में एमएसएमईज को राहत मिल सके। हमें ज्वाइन कर रहे हैं संदीप महिंद्रू, सीईओ M1 एक्सचेंज, रमा देवी, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया अलीप। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एम नरेंद्र, एडवाइजर इनक्यूब कोलैबोरेशंस, फॉर्मर सीएमडी इंडियन ओवरसीज बैंक। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। आइए बातचीत के सिलसिले को अब हम शुरू करते हैं। रमा जी, आपके पास हम पहले आना चाहेंगे। रमा जी, ओमिक्रॉन फ्रंट पर जो डेवलपमेंट्स हैं उनके बीच आप ग्राउंड पर एमएसएमई कम्युनिटी के मूड के बारे में क्या शेयर करना चाहेंगे? विद रिस्ट्रिक्शंस कमिंग बैक, इसके क्या मायने हैं इकोनॉमिक रिकवरी के लिए और एमएसएमईज के लिए, क्योंकि वो बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे थे? Namaste. I think it's a big what we expected, but still, there's something like it is like a shock for all of us because we are trying to revive and we are starting our businesses in a very big way, particularly MSME sector, which is providing employment to more than about 110 million people in our country. I think the sector is bouncing back, and this Omicron, COVID third wave, they call it, and it's really affecting small industry in a very big way. I think there are end of the tunnel, there is a light always. So we want to come back, we want to fight, we want to survive, but we need the support of government in a very big way. And though the schemes are announced, their implementation part, there's a lot of lacuna, and we would like them to address this. This is the scenario today. नरेंद्र साहब, आपके पास हम आना चाहेंगे ओपनिंग कमेंट के लिए। आप हमें ये बता सकें, जिस तरह से कि अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, इसमें कई चैलेंजेस हैं, उसमें एक डिलेड पेमेंट्स भी एक बड़ा कंसर्न एरिया रहा है। इसको एड्रेस करने के लिए कदम तो कई उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी इस फ्रंट पर कई इश्यूज हैं। आप फैसिलिटेशन काउंसिल्स, समाधान पोर्टल, इनके रोल को कैसे देखते हैं और कैसे एनालाइज कर रहे हैं इस बड़ी प्रॉब्लम को? हाँ सौरभ जी, दैट आपने बताया जैसा गवर्नमेंट से बहुत सारा फैसिलिटेशन एज वेल एज समाधान स्कीम एंड अन्य बहुत स्कीम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। और पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड फर्स्ट फेज इटसेल्फ उन्होंने अंडर द आत्मनिर्भर भारत बहुत सारा फार रीचिंग चेंजेस है ना। एक एमएसएमई का डेफिनेशन को बढ़ाया और डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का निकाल दिया। और उसका अलावा उन्होंने 3 लाख करोड़ का अंडर द इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम में उन्होंने अनाउंस किया। उसका भी स्कीम में ऑलमोस्ट वो 3 लाख करोड़ था ऑलरेडी सैंक्शनड एंड अवेल हो गया था by the banks, particularly all the scheduled commercial bank, and उसके बाद उन्होंने उसको 1.5 crores extra for such of the sectors which are affected by the COVID, particularly tourism, health, hospitality and other अन्य sector को भी बढ़ाया। और because hospital also health is very important, तो वो तरफ से अभी सभी एमएसएमई को बहुत सारा क्रेडिट सपोर्ट मिला है। आपने बताया पेमेंट मैकेनिज्म को इम्प्रूव करना, उसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने एक कंपलसरी 45 डेज में पेमेंट करने का एक्ट भी लाया था। उसके साथ अगर वो नहीं किया तो उन्होंने उसको कंपाउंड इंटरेस्ट भी देने का है। उसके साथ उनका सच बिल को उन्होंने वो पोर्टल में फैसिलिटेशन पोर्टल में डाल के इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट अंडर द संबंध स्कीम में उसको सॉर्ट आउट करना। बट थोड़ा कुछ केसेस उधर ही पेंडिंग रहता है। दूसरा, एमएसएमई को ये थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज एमएसएमई को इसका जानकारी होगा, बट ऐसा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को अभी तक उसका जानकारी नहीं है। कॉर्पोरेट को आपने इंसेंटिवाइज करो और उनको थोड़ा टैक्स कंसेशन दे दो। सपोज उन्होंने उनका सपोर्टिंग यूनिट के लिए उन्होंने इक्विटी लगाए, वंस दे पुट द इक्विटी उनको तो पेमेंट करना तो उनका ही जरूरी है। और ऐसा तो क्वालिटी प्रोडक्ट बिना और इफ दे डोंट सप्लाई इन टाइम
उनका एंटायर एक्सपोर्ट चेन और द सप्लाई ऑफ द डोमेस्टिक विल गेट अफेक्टेड। प्रमोद जी, आप बता सके तो इस एनवायरनमेंट में एमएसएमईज एक तरफ हम देख रहे हैं थोड़ा उसको लेकर बैकफुट पर भी है कि किस तरह से ये बदलाव हो रहे हैं, वहीं एमएसएमईज हाई रॉ मटेरियल प्राइसेस को लेकर भी चिंतित रहे हैं। आप मानते हैं कि ऐसे में ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट किया जाए और उनके ड्यूज को प्रायोरिटी पर क्लियर किया जाए? I think we need to find innovation in encouraging our MSME sector. Like, for example, if you look at the equity participation of large industry, as Sir said, that is a good way of driving them forward. Like, if a large industry puts an equity in a small and MSME sector, instead of borrowing from bank finance, this will resolve an issue of delayed payment also. So that's one way of looking at, and bridge finance and factoring. These are the services which are required by MSME sector in this crisis. And other than that, I feel though we are talking about various infusion of funds by central government, that funds are earmarked for only few MSMEs, like those who have not become NPAs, those who are in crisis, having a balance sheet, a very good balance sheet, but nobody addressed issues like, those in units, though they have been performing very well since last 2 years due to COVID or various, most of them are suppliers to a lot of state governments and other government undertakings. They are not able to realize their money and they have become sick, and nobody is addressing that sick industry. Just because 2 years he could not perform, or he or she could not perform, you cannot brand and put them aside. See, when bankruptcy existing in other countries, why not think of those entrepreneurs who have performed very well, give them again another chance to perform. This is what I feel need to be a new initiative from Government of India. संदीप जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। संदीप जी, ट्रेड्स को 2017 में आरबीआई ने लॉन्च किया था और हाल ही में ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में जो इनवॉइसेस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अपलोड और साथ ही फाइनेंस की गई हैं, उसमें करीब 62%, 62% का इजाफा देखा गया है। वहीं सक्सेस रेट में भी सुधार हुआ है। आप इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? इनफैक्ट यू आर वेरी राइट। जो आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से 2021 में ट्रेड्स की growth has been 60%, 62% rather, to be very precise. And this momentum 21-22 में भी is continuing. And in 21-22 financial year, the momentum growth is more than 150%. So trades ने 20-21 में 20,000 करोड़ की डिस्काउंटिंग करी थी और 21-22 में ट्रेड्स पर 45,000 करोड़ की डिस्काउंटिंग होने की पूरी पॉसिबिलिटी है बाय एंड ऑफ मार्च 22. सो कोरोना second wave which happened in April 22, June 20, that also we went long in trades, and now in the Omicron wave, in both the waves this has come out that digital is the medium to manage your business well, and trades has proved it as one of the players in a digital space. आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल के फ्रंट की जहां तक बात है, उसमें अभी हम देख रहे हैं अब जिस तरह से अब 9,000 एनबीएफसीज के लिए भी डोर्स ओपन हो गए हैं, इसके क्या मायने हैं स्पेस के लिए, एमएसएमईज की लिक्विडिटी के लिए? सो व्हाट हैपेंस इज के आज ट्रेड स्पेस सिर्फ बैंक्स फाइनेंसिंग करते हैं एमएसएमई की, और जब बैंक्स फाइनेंसिंग करते हैं तो वो एमएसएमई के कस्टमर के ऊपर रिस्क लेते हैं, और अगर वो कस्टमर की रेटिंग अच्छी रेटिंग है, ए रेटेड है, तो बैंक्स उसको इमीडिएटली उनके बिल की फाइनेंसिंग कर देते हैं। बट अगर कस्टमर की रेटिंग एवरेज है, बी रेटेड है, तो आज बैंक्स बहुत लिमिटेड मात्रा में फाइनेंसिंग करते हैं। ये जो चेंज फैक्टरिंग एक्ट में गवर्नमेंट की तरफ से अब अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, इस चेंज से सारी एनबीएफसीज वो बी रेटेड कॉर्पोरेट्स के कस्टमर्स की बिल्स की भी फाइनेंसिंग करनी स्टार्ट कर देंगे।
एज अ रिजल्ट लिक्विडिटी एमएसएमई के लिए और 10 फोल्ड इंक्रीज हो जाएगी जो आज है. एंड एज अ रिजल्ट दिस डिलेड पेमेंट फ्रॉम द मीडियम कॉर्पोरेट्स, जो एमएसएमई आज मीडियम कॉर्पोरेट्स के लिए काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा फायदा होने वाला है. नरेंद्र साहब, आप बताएं, अभी आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक भी देयर आर इमर्जिंग साइंस ऑफ स्ट्रेस इन एमएसएमईज और उनके पोर्टफोलियोज को क्लोज मॉनिटरिंग की बात भी कही गई है. आप इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? तो आपने बताया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में अभी बताया गया है दैट 18-19% तक ये इसका स्ट्रेस एसेट्स ऑलरेडी है और एसएमई में. और ये सपोज अभी एक थर्ड वेव आया और एक नया व्हाट इज दैट वेरिएंट आए हैं, इससे थोड़ा सप्लाई चेन इफेक्ट हो गया और रॉ मटेरियल और भी मॉडरेट नहीं हो गया और उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल और भी थोड़ा बढ़ गया, तो उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो गया. तो वो टाइम में अभी आरबीआई ने एक है वो अकोमोडेटिव पॉलिसी को और भी कंटिन्यू करना, इंटरेस्ट रेट को लो लेवल में रखना, पैरेलली उन्होंने इन्फ्लेशन कंट्रोल करके पर्टिकुलरली एमएसएमई को उन्होंने एक स्पेशल इवन व्हाट इज दैट नो दैट 90 days में ओवरड्यू और एनपीए एंड ऑल कैन दिस फॉर कोविड, बिकॉज इंटरनेशनली आल्सो during COVID and all, no, this provisioning or what you call prudential norms were little relaxed, even in India. And that's why up to August 2020 they got the benefit. And then they went to the Supreme Court and उसके बाद मार्च तक वो बेनिफिट मिला था. बाद मार्च में ही आया सुप्रीम कोर्ट and then they had to consider that. तो मेरा तरफ से even though we are guided by the international standards, in the MSME को देखते हुए we must give some special provision. आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन. फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे. आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन. आज हम फोकस कर रहे हैं डिलेड पेमेंट्स पर. आइए आगे बढ़ते हैं. संदीप जी, जिस तरह से जो पार्लियामेंट्री पैनल है उसकी भी कुछ खास रिकमेंडेशंस रही हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ये मैंडेटरी किया जाए कि सभी सीपीएसईज के लिए जिनका 250 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर आए, मैंडेटरी हो. साथ ही ये जो जीएसटी पोर्टल से ऑटोमेटिक पोस्टिंग की बात भी हो रही है ट्रेड्स पर. आपको लग रहा है इस स्पेस में काफी इन रिकमेंडेशंस जो आ रही हैं इससे काफी बूस्ट मिल सकता है इस पूरे क्षेत्र को? एब्सोल्युटली. सो अभी तक 500 करोड़ की कंपनीज के लिए कंपलसरी है ट्रेड्स पे आना. 500 करोड़ से कम वाली कंपनीज आए या ना आए इज नॉट मैंडेटरी, बट आ सकती हैं, कोई रोक नहीं है और आती भी हैं और उनके सप्लायर्स की फाइनेंसिंग होती है. अब जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला है कि बिकॉज 500 करोड़ तक सक्सेस मिली है और वॉल्यूम्स सब्सटैंशियल ऊपर चले गए हैं, तो क्या हम इसको 250 करोड़ तक की कंपनीज के लिए ले जा सकें. ये उनकी सजेशन है और वो सजेशन फुली वैलिड है. और जैसे ही ये होगा तो वॉल्यूम और बेनिफिट आएगा सारे एमएसएमईज को इस चेंज से. सेकंड, जैसे आपने बोला कि जीएसटी के साथ इंटीग्रेट हो जाए और जैसे ही जीएसटी में ई इनवॉइस रेज होता है वो ई इनवॉइस ट्रेड्स पे अवेलेबल हो जाए डिस्काउंटिंग के लिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिजिटल रेवोल्यूशन होगा इन द ट्रेड स्पेस, इन द ट्रेड फाइनेंस स्पेस. क्योंकि ग्लोबली ऐसा बड़ा लिमिटेड कंट्रीज में मैंने नहीं सुना है जो होता है कि जब आपने जीएसटी पोर्टल पे इनवॉइस रेज किया और उसके बाद आपको अवेलेबिलिटी हो गई फाइनेंसिंग की, वो एक अपने आप में एक रेवोल्यूशन है. संदीप जी, एक आप हमें ये भी पहलू समझा सकें कि आखिर अभी जिस तरह से 500 करोड़ टर्नओवर से ज्यादा की कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी है कि वो आए, लेकिन अभी भी सारी कंपनीज उस तरह से आगे नहीं आ रही हैं, उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए? अगर और प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो तो इसका और ज्यादा बेनिफिट हो सकता है. आपका क्या एनालिसिस है उस फ्रंट पर? So, of course, very good question and I'll answer this question. See, जब ओरिजिनली 2018 में ये मैंडेट आया था गवर्नमेंट की तरफ से 500 करोड़ वाला, तब कंपनीज ने इसको कंप्लायंस की तरह लिया था कि हमें ट्रेड्स पे आना है, हम कंप्लायंस फुलफिल कर लें, रजिस्टर कर लें अपने आप को. पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनीज ने जब उसके ऊपर काम करा, अपने वेंडर्स की फाइनेंसिंग कराई
और उन्होंने उसकी कन्वीनियंस को फील करा, उन्होंने फील किया कि उनके बिजनेस में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो गई है, बिकॉज इंटरेस्ट कॉस्ट उनके वेंडर्स की कम से कम 10% पर एनम कम हुई है। एंड कंपनी को कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर नहीं करनी, कोई कैपिटल कॉस्ट नहीं करनी, कोई सॉफ्टवेयर कॉस्ट नहीं करनी, सिर्फ उनके बिल को अप्रूव करना है कि हाँ मैंने ये सर्विस ली है। सिर्फ इतना करने से अगर उनके वेंडर की कॉस्ट कम हो रही है और इन टर्न उनके बिजनेस की कॉस्ट कम हो रही है, तो कंपनीज ने ये बात रियलाइज करी है एंड नाउ दे देमसेल्व्स आर कमिंग फॉरवर्ड कि हमारे को ज्यादा से ज्यादा इसमें आना है और अपने आप को स्केल अप करना है। अब हमने इसमें कंपनीज के अकाउंटिंग सिस्टम्स के साथ इस अपने प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट कर दिया है, ताकि कंपनीज को कोई अकाउंटिंग के ऊपर भी एडिशनल टाइम नहीं लगाना पड़ेगा इन इनवॉइसेस को फाइनेंस करने के लिए। सो इन सब कन्वीनियंस, डिजिटल कॉस्ट रिडक्शन बेनिफिट से लोगों की एडॉप्शन, कंपनीज की एडॉप्शन मल्टीफोल्ड ऊपर चली गई है। साइमल्टेनियसली जो अब आप बोल रहे हो कि और बेटर हो सकती है, तो यस, सीपीएसईज आज लिमिटेड वे में आते हैं। अगर उनके लिए मैंडेटरी कर दिया जाए कि सारी पेमेंट्स यहीं से रूट होंगी, तो उनका भी कल्चर चेंज होगा और फिर यहाँ इसकी एडॉप्शन मल्टीफोल्ड ऊपर जा सकती है। नरेंद्र साहब, ये बता सकें विद रिगार्ड टू फैक्टरिंग, आप आगे की द रोड हेड किस तरह से देख रहे हैं? साथ ही कोई ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर आप बता सकें जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अडॉप्ट की जा सकती हैं। आपने बताया था दैट फैक्टरिंग 2011 एक्ट था, उसमें रिजर्व बैंक ने अदर देन दी बैंक्स उन्होंने एक 7 एनबीएफसी को परमिट किया, और ऐसा एनबीएफसी है उनका 50% ऑफ द एसेट्स आर फैक्टरिंग एसेट्स एंड उनका इंटरेस्ट इनकम अबव 50% ऑल्सो आर बाय द फैक्टरिंग। तो इसमें एसबीआई फैक्टर और कैनरा बैंक फैक्टर एंड अदर ए फ्यू, द ओवरऑल वॉल्यूम अंटिल दैट वाज नॉट सो ग्रेट एज आपने बताया। वो चाइना में द वॉल्यूम इज, आई हैव द डेटा ऑल्सो, बट फॉर द फैक्ट इट इज substantially higher than anybody. And then of course Singapore, Hong Kong, then Japan, all of them, whereas the India share at the moment is very limited. So one way is good that if you get in more and more PSUs as well as corporate, abhi corporate around aisa identified kiya up to 500 crores mein around 4,100 or 200, similarly around 211 central public sector undertaking. abhi thoda to aa gaye, maybe corporate mein somewhere back it was 1,500 और इसमें around maybe 111. So balance also will have to come. Another thing is not merely uploading or boarding in the platform. You have to really encourage the MSME also. तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैडम, आप हमें बता सकें तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट में आपकी इस आने वाले बजट से किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं? What I look at is the manufacturing sector, which provides employment, need to have a special status and a lot of incentives, because they are doing a part of government's job of providing employment, right? So they should have a subvention in the interest, and GST should be exempted on certain case-to-case basis, where, like, for example, garment sector, because of our GST, we are not competitive in the market, in the international market. Now our target is international market, right? So we have to have some tax exemptions for the sector which provides a lot of employment, like textiles and food and health sector. I feel this should be the first initiative of Government of India. And the second, in the budget, what I propose is subvention, that is interest part. Though they are charging, due to COVID scenario, they are charging 6 to 8%, but still it is more on higher side. And bank finance to the infrastructure, like, that capital should be a long-term finance, not just 5 years. It should be 10 years finance to the small industry, so that NPS numbers will come down and the repayment will become easy for small industry. संदीप जी, हम आगे बढ़ते हैं। अब जो फोर्थकमिंग बजट है, इससे आपकी किस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? सो सौरभ, जो
पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड करे हैं कि ये 250 करोड़ के लिए एप्लीकेबल हो जाए, मैंडेटरी हो जाए, एप्लीकेबल तो आज है। सेकंड, अगर इसमें ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस जो अभी लॉन्च हुआ है, वो अगर उसको और मोटिवेट करा जा सके इंश्योरेंस कंपनीज को कि वो ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस ऑफर करें इंडिया में, ताकि ये जो इनवॉइसेस जिसके ऊपर बैंक को कोई भी फियर है कलेक्शन का, वो फियर इंश्योरेंस के थ्रू कवर अप हो जाए। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अगर आज ट्रेड्स पे जितना भी डिस्काउंटिंग होता है वो उसके कॉर्पोरेट कस्टमर को देख के किया जाता है। देयर इज अ यूके सिन्हा कमिटी रिपोर्ट विच सेज क्या जिन सप्लायर्स के कॉर्पोरेट बहुत हेल्दी नहीं है, क्या हम उन सप्लायर्स के बेसिस के ऊपर उनको डिस्काउंटिंग करके दे सकते हैं? तो वो एक और मॉड्यूल है जो ट्रेड्स पे लॉन्च करना है, और अगर उसकी अप्रूवल हमें बजट में मिल सके। हेल्पलाइन में आज के लिए बस इतना ही। संदीप जी, रमा जी, डॉक्टर नरेंद्र, आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। चलते चलते हम मशहूर लेखक लियो टॉल्स्टॉय की बात कहना चाहेंगे, द टू मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स आर पेशेंस एंड टाइम। कहते हैं हौसले सबके अलग अलग हैं, मुश्किल वक्त में कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ऐसे में आप भी चुनौतियों का डट के सामना करें, क्योंकि आज जो थमा थमा सा है वो कल चल निकलेगा। फिलहाल नमस्कार।